Morning children, welcome back to online class. Student of class 8, this chapter is from history and the name of this chapter is crafts and industries, which is from chapter number 6. जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं, as we all know that we have already completed till on chapter 5. So the 6th chapter is a very little bit, बहुत छोटा है ये चैप्टर, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसको जल्दी ही खत्म करके वी विल स्टार्ट ज्योग्राफी. सो नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं. क्राफ्ट्स मीन्स a type of a things which is made by the Indian peoples, and industries, it is a type of a places where at a mass level any type of a production. Crafts यानी कि जो इंडियंस के द्वारा बनाया गया अपने हाथों से चीजें, साथ ही इंडस्ट्रीज एक ऐसा जगह जिसका प्रोडक्शन तो होता है लेकिन एक बड़े पैमाने पर जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वही हमारी इंडस्ट्रीज कहलाती है. Because during the Mughal period time, a large number of production were center were under a royal supervision. मुगल पीरियड के टाइम जो है वो होता था रॉयल सुपरविजन, यानी कि जो दरबार के या जो शाही लोग हुआ करते थे उनके देख रेख में जो है ये प्रोडक्शन हुआ करता था, जिसके कारण जो है उनकी देख रेख में वो सभी चीज़ें को जो है वो समझते थे कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कितने खर्च लग रहे हैं, तो वो डायरेक्टली नोन थे और सभी लोगों को जानकारी थी कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे वर फेस व्हाइल द प्रोडक्शन, किस तरह का प्रोडक्शन जो है हो रहा है और प्रोडक्शन के समय कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. ये चैप्टर आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये बताना कि क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज का, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज का, हमारे यहाँ कौन सा इंडस्ट्री चल रहा था, कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कि घरेलू उद्योग. तो घरेलू उद्योग का क्या स्थिति था उस समय, ठीक है. नाउ देखते हैं. इन द विलेज आर्टिस्ट वर्क फ्रॉम द होम. गांव में जो है वो आर्टिस्ट क्या किया करते थे, अपने घर से ही काम किया करते थे. एंड द रूलर्स वेल्दी ट्रेडर्स फॉर्म आ रेडी मार्केट फॉर द गुड्स. जैसे रूलर्स जो हुआ करते थे उस समय वो काफ़ी क्या होते थे, और धनी मनी जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे, ऐसे ऐसे लोगों को जो है अपने यहाँ खुद रखकर जो है वो प्रोडक्शन करवा लिया करते थे. इसके अलावा ये लोग जो है वो छोटे पैमाने पर ये अच्छा खासा प्रोडक्शन करके जो है वो डायरेक्टली मार्केट में है बेचते थे. लेकिन इनका चक्कर यह था कि इन मार्केट्स का कोई भी सेंट्रलाइजेशन नहीं था. सेंट्रलाइजेशन की मदद से जो है ये हमेशा प्राइस में जो है वह एक तरह का नहीं होता था, काफ़ी फ्लक्चुएट जो है वह होता रहता था. इनके गुड्स भी जो है उतने अच्छे नहीं बन पाते थे क्योंकि इतने बड़े एक तरह से मशीन नहीं होता था इनके पास, और मशीन ना होने के कारण जो है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. अगर एक समझ लीजिए एक साड़ी बनाना हो तो एक साड़ी बनाने में जो है वह 5 से 6 दिन लग जाता था इनके एक साड़ी को बनाने में. लेकिन आज मशीन युग हो गया, अगर मशीन से हम लोग बनाते हैं तो 1 घंटे में एक साड़ी का जो है वो वेविंग करना वो काफ़ी होता है, या उससे कम समय में ही जो है वह हो जाता है. द मर्चेंट्स एडवांस मनी टू देम. तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वह झेलने पड़ते थे. तो उसके लिए क्या करना पड़ता था कि वो लोग मनी लेंडर से या मर्चेंट से जो है ये लोग एडवांस पैसे लेते थे और उनका प्रोडक्शन जो है वह किया करते थे. तो यह भी उनको झेलना पड़ता था कि जिनसे वह मनी ले रहे हैं तो उनको जो है वह कोई भी प्रोडक्शन जो है बेच रहे हैं तो थोड़ा सा कम पे बेचे, तो ये भी उनको जो है देखना पड़ता था, ठीक. दूसरी बात कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या ऐसे जो गुड्स था जो कि काफ़ी ज़्यादा उस समय मांग था 17वीं सेंचुरी में. वो देखिए कैलियो था, मसलिन था, यार्न था, रॉ कॉटन था, रॉ सिल्क था, गोल्ड था, सिल्वर था, आर्टिक्राफ्ट था, ज्वेलरी था, लेदर था, शुगर था, राइस था, इंडिगो था, पेपर था एंड अदर स्पाइसेस. उसमें से स्पाइसेस जो है वो सबसे मेन हुआ करता था, जो कि केरल को आज भी जो है वह मसालों का शहर कहा जाता था, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं द फ्लोरिस कॉटन टेक्सटाइल सेंटर,
उस समय जो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो उस पर था, वो कहाँ था? एक मुर्शिदाबाद में था, बनारस में था, कृष्णनगर में था, ढाका में था, अहमदाबाद में था एंड मथुरा में था। तो चलिए अभी देखेंगे हम लोग दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है हमारा द डिक्लिन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। जैसा कि हमने बताया कि उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को उनको झेलना पड़ता था, और प्रॉब्लम्स को झेलने की वजह से जो है उनको मनी लेंडर से हो तब, या रूलर से हो तब, या मर्चेंट्स से हो तब, ये जो है वो कर्ज लेकर जो है वो काम करना पड़ता था। बट जैसे ही 17वीं सेंचुरी जो है वह, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मॉडर्न युग स्टार्ट हो गया। तो मॉडर्न युग स्टार्ट होने के बाद में है ये डायरेक्टली जो है एक तरह से कहें कि प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे भारत में वो लोग है करने लगे, इनकी भी बड़ी बड़ी जो है कारखाने बैठने लगे। उनके बाद में यहाँ का जो भी इंडस्ट्री था उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वह हानि पहुँची। उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे पहला कारण क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या है कि 17वीं सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया तो द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन एज ए मास लेवल, तो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो क्या हो गया, मास लेवल पर था। घरेलू उद्योग में क्या होता था, बहुत ही कम ही लेवल पर जो है वह प्रोडक्शन हो पाता था, यानी प्रोडक्शन उत्पादन जो है बहुत कम हो पाता था। जैसे कि मान लीजिए कि एक नाइफ है, नाइफ में बनाना है तो एक दिन में जो है एक लोहार कितना बना लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 50, है ना। घर में रहकर लोहार जो है बना सकता है पीट कर, फिर उसको तो मेटलिंग भी तो करना है। लेकिन यही चीज़ अगर एक मास लेवल पर करा जाए, इंडस्ट्री लेवल पर करा जाए, तो एक दिन में जो है वो 500, 600, 1000 जो है वो चाकू को लोग है बना सकता है। फिर उसमें हैंडल लगा देगा आपको किसी खूबसूरत लकड़ी का, उस पर पेंट कर देगा, या फिर प्लास्टिक लगा देगा, उसके बाद कुछ मेटल लगा देगा उसको चमकने के लिए। तो एक बात बताइए कि वो घरेलू यानी घर में जो बना हुआ है लोग उसका लेगा कि जो मेटल की तरह जो चमक रहा है उसका लेगा? जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है प्रभाव जो था, क्योंकि मास लेवल में प्रोडक्शन होता था और ज़रूरत से पहले ही जो है वह प्रोडक्ट को पहुंचा दिया जाता था, यानी कि एडवांस में प्रोडक्ट जो है उसको तैयार हुआ करते थे। अब है लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। देखिए, मेनी ऑफ द प्रोडक्शन मेड बाय देम द इंडियन क्राफ्ट्समैन वेयर डिजाइन फॉर द लोकल आर्टिकल्स। कहने का मतलब है कि जो रॉयल पैट्रोनेज हुआ करते थे उनको तो अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें जो है हुआ करती थी उनके पास, जिसके कारण वो अपनी जो है रॉयल्टी को अच्छी तरह से दिखा पाए। क्योंकि अगर आपके पास आज भी देखिए पैसे वाले लोग होते हैं तो वो उनका 20,000, 22,000, 50,000 तक सिर्फ कपड़ा रहता है। तो इसके मतलब क्या है कि उनके डिज़ाइन वगैरह भी है काफ़ी एक दूसरे से अलग होते हैं, कपड़े के भी जो है क्वालिटी अलग होती है, उनकी वेविंग भी अलग होती है, वो काफ़ी कम्फर्ट होते हैं। तो इस तरह के जो है वह पैट्रोनेज जो है उस समय लैकिंग हुआ करती थी, क्योंकि उनके पास डिज़ाइन वगैरह जो है वो पुराने ज़माने के ही हुआ करते थे, और उनके कारण मशीनी युग हो जाने के कारण जो है वो नए नए डिज़ाइन के कपड़े जो है, नए नए डिज़ाइन की जो चीज़ें क्राफ्ट्स जो है वो आराम से जो है वो इंडियन मार्केट में बिकने लग गई, जिसके कारण जो है धीरे धीरे घरेलू उद्योग को बंद भी करना पड़ा। अब रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल मार्केट, Indian artisans also lost of their external market, and there had been a great demand for the Indian goods for the Europe, and his manufacture felt threatened by this. देखिए, तो इंडियन आर्टिसंस का जो डिमांड जो था वो तो काफ़ी ज़्यादा था, मगर इनकी प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण जो है वह चीज़ें जो है वो सही ढंग से नहीं बिक पाती थी। क्योंकि जो यूरोपियन मार्केट्स में जितनी भी सामान जो है मिलता था वो प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण समय से पहले पहुंच जाता था, और इनके जो है वह सेंट्रलाइजेशन हुआ करते थे। मगर इनके सेंट्रलाइजेशन हुआ करते थे, जो यूरोपियन जो इंडस्ट्रीज थी उनके द्वारा बनाया गया नए नए डिज़ाइन की सामानें जो है वह हुआ करती थी, और पॉपुलर जो है वो फैब्रिक जो है वह एक तरह से कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स उनको फैलने का कारण जो था कि यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन सामान का ज़्यादातर जो है वह यूज़ हुआ करता था। इसलिए यहाँ से जो है वो अंग्रेज लेकर जाते थे, जो भी यूरोपियन कंट्रीज यहाँ से लेकर जाते थे अपने यहाँ ज़्यादा मुनाफे पर बेचती थी, और वहाँ से जो सामान यहाँ आता था ये ज़्यादा जो है वो हाई रेट पर जो है वो बेचा जाता था। और पहले जो है प्रारंभिक रेट जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ के कॉटन इंडस्ट्री को ख़त्म करना था। ख़त्म करने के लिए यहाँ के जितने भी सारे जो कॉटन इंडस्ट्रीज थे
उनको ध्यान में रख करके उन्होंने प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा दिया और जगह जगह पर प्रोडक्शन जो है वो दिया समय से पहले, जिसके कारण कॉटन इंडस्ट्री को काफ़ी जो है वो झेलना पड़ा, क्योंकि अच्छी किस्म की और कम दाम में ही बढ़िया से, जाहिर सी बात है आप देख लीजिए, अगर आप लोग टॉर्च जाते हैं खरीदने के लिए तो एक टॉर्च खरीदने की कीमत जो है वो 350 से 400 रुपया पड़ता है, लेकिन अगर चाइनीज़ आप टॉर्च खरीदते हैं तो 85 रुपये में देखिए यहाँ से लेकर स्कूल से लेकर के जीरो माल तक एकदम लाइट मारिएगा तो सीधे फोकस जाएगा उसका, लेकिन इंडियन का तो नहीं जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर बड़ा महंगा मिलता है वो सब चीज़। अब देखिए, बट टेक्टिक्स यूज बाय द ब्रिटिश, देखिए कंपनी एजेंट्स फॉर द इंडियन फार्मर्स टू द कल्टिवेट द कॉटन एंड सेल इट टू देम इन चीप रेट। उनका टेक्टिक्स क्या होता था कि पैसा तो फार्मर्स के पास नहीं हुआ करता था, तो क्या करता उसी को पैसा दिया करता था, और जो नहीं मानते थे उनको फोर्सली जो है वो किया करता था, जैसे इंडियो की खेती जो है, कॉफ़ी की खेती जो है वो फोर्सली किया कराता था लोगों को, क्योंकि ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज जो है वो बगल में ही उगा करते थे और उनको ट्रांसपोर्टेशन पर ज़्यादा खर्च पड़ता है, इसलिए कि अगल बगल के जितने सारे जो गाँव हुआ करते थे उनको फोर्सली जो है वह इंडियो की खेती चाहे कॉटन की खेती जो है वो करवाई जाती थी और काफ़ी चीप रेट पर जो है उनसे लिया जाता था। फिर है ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश when artisans were displaced by the industrial revolution by the government made production of absorb them into a new factories which come up। देखिए धीरे धीरे करके जैसे जैसे ब्रिटिश आर्टिजन्स जो है अपने अपने इंडस्ट्रीज को जो है वो फैलाने लगे, यहाँ का जो है कॉटन इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। ख़त्म होने के बाद से यहाँ की जो चीज़ें हैं वह बहुत कम ही लोग यूज़ करने लग गए, जिसके कारण जो है वह जो भी लोकल आर्टिजन्स थे, कारीगर थे, उनको काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनको आर्थिक स्थिति जो है वो ख़राब हो गई थी और जिसी के कारण उन्हें इसी कॉटेज इंडस्ट्री को ठप करना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।